नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज एक बार फिर से बात होगी कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे शीत युद्ध के बीच में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पहुंच गए हैं 3 दिवसीय पदयात्रा के लिए। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत रायगढ़ से भिलाई तक इस पदयात्रा में कोरबा में मशाल रैली निकाली जाएगी। तखतपुर से मुंगेली बेमेतरा में पायलट की सभाएं भी होंगी। कांग्रेस की पदयात्रा वोट चोर गद्दी छोड़ जिसकी थीम है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को जोड़ने को लेकर भी रही है। बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जनसभा के दौरान मंच से क्या कुछ सुनने को मिला, ये किसी से छुपा नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे पर एक तरह से कह सकते हैं कि सियासी तलखियां दिखाते नजर आए। पदयात्रा के दौरान जितनी नजरें कांग्रेस के मोबिलाइजेशन पर, उससे कहीं ज्यादा नजर कांग्रेस की यूनिटी पर। अक्सर सरकार के खिलाफ अभियानों के दौरान बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन देखा जाता है, लेकिन उसका फायदा कितना मिलता है ये सवाल है। और ये फायदा तभी मिलता है जब पार्टी के भीतर आंतरिक एकता बने, जनता तक मैसेज पहुंचे और उनमें जुड़ाव दिखे। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की यही कमजोरी रही है कि मोबिलाइजेशन का सही फायदा वो उठा नहीं पाती है। उसके क्या कारण है वो खुद ही जाने। खैर, जनता को एकजुट करने के बावजूद पार्टी खुद अगर एकजुट नहीं हो पाती तो फिर सवाल है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद संविधान को मानती नहीं है और जनता का अपमान किया जा रहा है। वोट चोरी की बात जनता का अपमान है, ये अरुण साव के शब्द है। उनका ये आरोप भी है, लेकिन कांग्रेस को एकता की दरकार है, उनका सीधे तौर पर कहना है। तो क्या राजेश पायलट की पदयात्रा से सचिन पायलट की पदयात्रा से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर चल रहा शीत युद्ध समाप्त होगा? और वोट चोरी का आरोप छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कितना प्रभावशाली? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। सिर्फ अभी हमारे वोट चोरी पर 14 अगस्त को मशाल रैली हुआ पूरे देश में, और उसका 9 तारीख को बिलासपुर में कार्यक्रम हुआ। फिर अभी 3 दिन 16, 17, 18 3 दिन हमारा प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद फिर बाकी प्रोग्राम में जो एआईसीसी का निर्देश है वो चलते रहेगा। लेकिन हमारा फोकस किसानों पर भी है, हमारा फोकस बढ़ी हुई बिजली दर पर भी है, और हमारा फोकस छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों पर भी है। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि पूरे कर्मचारी सड़कों पर हैं, किसानों के लिए यूरिया नहीं है, बढ़ी हुई बिजली दर से जनता परेशान है। इस मुद्दे को लगातार हम जनता तक उठा रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर फिर कांग्रेस पार्टी जनता तक जाएगी, चाहे न्याय यात्रा के माध्यम से हो या फिर बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से। एसआईआर के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूरी प्रक्रिया को सही माना, कहीं पर भी यदि गलती होगी तो हम निरस्त कर देंगे। हम भरोसा है इस संवैधानिक संस्था के ऊपर कि वो नियम प्रक्रियाओं के तहत विधि सम्मत तरीके से काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब कांग्रेस पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, एक बात। दूसरी बार माननीय मोदी जी के शासन में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि लगातार हार से जो बौखलाए हुए, उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी है। तो कोई आदमी, कोई संस्था नहीं मिल रही तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दे दो और राहुल गांधी के नेतृत्व को पाक साफ साबित करो, क्षमतावान साबित करो। जबकि लगातार हार से वो अप्रासंगिक साबित हो चुके, ये है असली विषय। देखिए, लगातार चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी है। वोट चोरी का आरोप लगाकर ये पदयात्रा कर रहे हैं। वास्तव में वोट चोरी कहना ये जनमत का अपमान है, जनता का अपमान है। कांग्रेस पार्टी ने पहले संविधान को अपमानित किया, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया, और अब तो सीधे जनता को अपमानित करने में कांग्रेस पार्टी लगी है। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो मुद्दा वही है, चेहरे वही हैं, कुछ बदला है तो दिन बदला है, कुछ बदला है तो कुछ शहर बदले हैं।
और लगातार जो दावे हैं वो कुछ एक तरह के ही सुनने को दिखाई दे रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों से। चर्चा को खैर आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आलोक सोनी बीजेपी से, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अभिमन्यु जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ये जो पदयात्रा लगातार चलाई जा रही है अलग अलग राज्यों में, एक दिन पहले ही सचिन पायलट जी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में भी ये पदयात्रा करके आ रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। एक तरह से ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली से जिस तरह से इस अभियान को शुरू किया गया है उसे प्रासंगिक बनाए रखने की कांग्रेस भरपूर कोशिश कर रही है, अलग अलग दिन में अलग अलग राज्यों में इस तरह का अभियान चलाकर। जी सभी को नमस्कार। अभिषेक जी, आलोक जी, नागेंद्र जी और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो वोट चोरी का जो नारा है वो आज पूरे देश भर में गूंज चुका है और हमें इसे पूरे जन जन तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है, घर घर तक जाने का संकल्प लिया है। और इसके माध्यम से हम हस्ताक्षर अभियान से लेकर बहुत सारे और अभियान भी चला रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, मुद्दे को लेकर के उन तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी हम सुन रहे हैं कि उनको हाल के चुनाव में अगर कोई परेशानी उनमें से किसी को आई हो तो कईयों ने हमारे बातें बताई भी। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, 3 दिवस की दौरा है। राजनांदगांव में हमारे भी 18 तारीख को रैली है जिसकी तैयारी को लेकर के हम सारे कोई लगे हुए हैं, बैठकों का दौर है। तो बात वही है कि इस मुद्दे को जो हमने माधेपुरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वो एक पूरा सर्वे करवाया था और राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के सामने उस मामले को लाया था कि कैसे लगभग 1 लाख सवा लाख वोट जो है वहां पे संदेह के घेरे में है। उसके बाद आप देखेंगे SIR की बात अभी अग्रवाल जदराकर जी कर रहे थे, विधायक, वो मैं सुन रहा था। वो तो SIR के मामले में जो कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी दी है उसमें ये भी कहा है कि जहां गलती पाई जाएगी वहां SIR निरस्त किया जाएगा और उसको लेकर पहले भी अपनी असंतुष्टि जताई जा चुकी है। तो वहां वो कोई मुद्दा नहीं है। उसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कई सारी चीजें, जैसे पिछले जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसमें एक अलग तरह की मशीन का उपयोग किया गया था। एक ही मशीन में दोनों बटन थे जो हमने पहली बार देखा। उसके अलावा वीवीपैट की व्यवस्था नहीं थी, उसको लेकर के हम कोर्ट भी गए थे, वहां याचिका हमारी मंजूर हुई थी। तो ये सारी जो लड़ाइयां एक सामूहिक रूप से लड़ाइयां चल रही है, उसी कड़ी में सचिन पायलट जी भी जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बहुत ही भव्य उनका सारा कार्यक्रम होगा। लगभग राजनांदगांव में भी और लाखों लोग को एक साथ वो संबोधित करने का हमारा जो प्लानिंग है। और उसके साथ में ये जो मामला है अभी तो एक जगह का आया है, राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि एक और बम फोड़ने जा रहे हैं वो, और भी आगे चीजें आएंगी और भी चीजें इसमें खुलासे होंगे। तो कहीं ना कहीं, और अरुण साहु जी जैसा कह रहे थे कि जनमत का अपमान नहीं है, तो सही से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का अपमान हो रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग को ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है कि अब तक जब तक राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा को लेकर ये आंकड़े जारी नहीं किए तब तक आप ईवीएम करते रहे। अब आप वोट चोरी कर रहे हैं, तो फिर वही लग रहा है कि कल तक आप ईवीएम का राग आलाप रहे थे, अब आपको वोट चोरी का एक नया ऑप्शन मिल गया है जो कन्वीनियंट है अपनी हार की नाकामयाबी को छुपाने का। नहीं अभिषेक जी, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ईवीएम का मामला जो अभी हुआ था नगरीय निकाय में, ये सारा कुछ सामूहिक रूप से, देखिए वोट चोरी एक बहुत बड़ा विषय है। ये सारा ईवीएम से लेकर ये जो वो क्या कहते हैं वोटर आईडी में अनियमितता से लेके एक ही व्यक्ति के 4-5 जगह नाम पाए जाना, ये सामूहिक रूप से वोट चोरी के अंदर ही है सारा कुछ। चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि हमें तो शक ईवीएम पर था लेकिन मामला वोट चोरी का निकला। नहीं देखिए, ऐसा वो बातें वो भाषण में उन्होंने कही होंगी, लेकिन ईवीएम को लेके जो मामला चल रहा है, मैंने बताया आपको मामला कोर्ट में है। अभी जो नगरीय निकाय का जो ईवीएम का मामला है तो वो एक साथ साथ चल रहा है, उसमें कोई कहीं वो परेशानी नहीं। हमने जो सवाल पूछे है वो है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है ये वोट चोरी जो हो रही है और सीधी तरीके से हो रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं। गुजरात के रहने वाले बिहार के प्रभारी है, उनका वहां पर नाम जोड़ दिया गया है। तो ऐसे कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होंगे जिनके 2-2 जगह 3-3 जगह नाम जुड़े होंगे। ये सारे कुछ को जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने की, और भारतीय जनता पार्टी जो बचाव चुनाव आयोग का कर रही है वो ना करके उनको भी अब कहीं ना कहीं तो वे भी मान रहे हैं। देखिए विजय शर्मा जी भी बोल रहे हैं वोट चोरी हुई, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो मान ही रहे हैं ना कि वोट चोरी हुई है। अब कोई नेता बोलते हैं कि नहीं वोट चोरी होना संभव ही नहीं है, तो जब आपके नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने वोट चोरी की, फिर आपके कोई दूसरे नेता बोल रहे हैं कि वोट चोरी होना संभव ही नहीं है, तो ये सारा कुछ अपने बयानों को कॉन्ट्रडिक्ट ये लोग कर रहे हैं। तो इनको सीधे सीधे अगर आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही, तो आपको तो हमारे साथ में मिलकर आके चुनाव आयोग
सवाल पूछना चाहिए कि आपके होते हुए ये वोट चोरी कैसे हो रही है। ठीक है आलोक सोनी जी, कहीं पे बीजेपी एग्रेसिव नजर आती है, कहीं पे डिफेंसिव नजर आती है, घालमेल नजर तो आ रहा है इन बयानों को लेकर, और वोट चोर गद्दी छोड़ कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज तो कर रहा है, जिस तरह के अलग अलग बयान आपकी पार्टी के आ रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता मनु जी को, नागिद वर्मा जी को मेरा नमस्कार। पहले अगर इस जो इन्होंने एक नारा, एक स्लोगन दिया है, उस नारे की गंभीरता को भी समझने की आवश्यकता है। हम किस देश में रहते हैं और इस देश का जो संविधान है और जो लोकतंत्र है, उससे जो हमारा सरकारी तंत्र जो है वो चलता है, लोकतंत्र की परिभाषा को जो है उसको समझने की आवश्यकता है राहुल गांधी जी को। आप कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अगर आप अपनी बात पे भी अगर आप जाएं तो समझने की आवश्यकता है कि जिस गद्दी पे, ये कोई राजा महाराजा की गद्दी नहीं है, ये आम जनता ने अपने वोटों से इस सरकार को चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए। तो जो पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं कर सकती, जो पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी चल रही है, उस पार्टी से आप इससे ज्यादा कुछ और अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो आपने सुना होगा अजय चंद्राकर जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल की जो स्थिति है वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से पूरे देश की जनता को पड़ता है कि जब से राहुल गांधी जी उनके प्रभारी, उनके लीडर और जिनकी अगुवाई में कांग्रेस चल रही है, तब से कांग्रेस के सारे वोट जो है वो चोरी हो गए हैं। अब पूछिए कैसे? तो कांग्रेस के लोगों ने अब कांग्रेस को वोट देना छोड़ दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि शायद इन्हें ये जो स्लोगन है राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आप कब गद्दी छोड़ रहे हैं, इस राजशाही की गद्दी को कब छोड़ेंगे, ताकि कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार मुक्त हो सके और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करके लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक देश में कोई जो विरोध कर रहे हैं उस विरोध को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, लेकिन आलोक जी, तो विजय शर्मा जी 2 दिन जी। पहले आरोप लगाते हैं कि देखिए इस तरह से इन्हीं के मंत्री ने यहां से इसकी सीट डलवाई, कहीं और से वोट डलवाया, फिर फॉर्म 6 देखिए शीट से जो है शिफ्ट करवा ली। तो आपके नेता खुद ही आरोप लगाते हैं, फिर आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वोटिंग की प्रक्रिया नहीं पता है। देखिए विजय शर्मा जी ने जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही थी कि क्या हो रहा है, और हमारे पास जो वोटर वेरिफिकेशन होता है, इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था कि वोटर वेरिफिकेशन बिहार में हुआ, जिसका विरोध राहुल गांधी जी ने किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने उनके फैसले को सुना होगा। तो जब आप एक बार बात करते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी है, वोटर जो है वो प्रॉपर नहीं है, आप दिखाते हैं कि इस वोटर का नाम 15 जगह है, और जब वही प्रक्रिया को, वेरीफाई करने की प्रक्रिया को चुनाव आयोग करता है, तब आप चैलेंज करते हैं। और ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बिहार में किसी भी प्रकार की चुनौती प्रस्तुत नहीं की चुनाव आयोग के सामने, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से केवल प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए पूरे मीडिया को ये बताते हैं कि जो है फलाना आदमी के साथ फलाना हुआ, फलाने आदमी के फलाना हुआ है। एक और बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि क्या इस देश को किसी भी मुद्दे के लिए किसी और देश की सहायता की आवश्यकता है? राहुल गांधी जी ने जो डेटा प्रस्तुत किया है पूरे, अब राहुल देश गांधी के को सामने, लेकर तो आपके पार्टी के नेता हर बार सुनिए, पाकिस्तान का इस्तेमाल करने सुनिए, लगते हैं नहीं, नहीं, मैं सर, कि बोल लगते हो बात कर पाकिस्तान की रहा हूं, भाषा बोल पाकिस्तान रहे की हैं। बात नहीं करूंगा। मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी जी कि आपने जो डेटा प्रस्तुत किया, अगर उसके मेटा वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वो दिखाता है कि वो डेटा जो है म्यांमार में बना है। हाँ सर, वो भी गलत देश साबित का हो गया है रहने वाला। फैक्ट चेक में, मैं आपको वो भी बता दूं, बिल्कुल। वो भी फैक्ट चेक में गलत जी। साबित हुआ है, वो सॉफ्टवेयर की टेक्निकल ग्लिच पाई गई है। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर टेक्निकल ग्लिच है, वो तो बताएंगे ही सर, वो पब्लिक डोमेन में ही है, वो फैक्ट चेक हो चुका है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा दरअसल ही कि क्या बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरे राज्य में इस तरह से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में एक संदेह तो पैदा होगा कि क्या गुंजाइश है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी है जो अपने संवैधानिक संस्थाओं पे और संवैधानिक प्रणाली पे पूरा यकीन रखती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। यदि कोई गलती कहीं पर में है, आप कोई भी काम करते हैं, कुछ मिस्टेक्स रहती है, कुछ करेक्शन की आवश्यकता होती है, जब आप काम को करते हैं तो पता चलता है, तो अब अगली बार उसे दोहराते नहीं है। तो यदि कुछ मिस्टेक्स या करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग लेगा। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो बहुत मजबूत है,
और संवैधानिक तंत्र बहुत मजबूत है, हमें उस पर पूरा पूरा भरोसा है और हम उस भरोसे को बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है इसलिए हम नागेंद्र किसी वर्मा जी, प्रकार का हम भय लोग नहीं। हम लोग बॉलीवुड मूवीज में पहले देखते थे भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी मूवीज बनती थी, अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन या तरह तरह के देखते थे। अब तो खैर हम देख रहे हैं बॉलीवुड में कुछ अलग ही तरह की मूवीज बन रही है, पर साउथ में अभी भी हम कभी कभी देख लेते हैं। अब इन मुद्दों का एक बड़ा प्रासंगिक कारण ये होता है कि जनता जो है इन्हीं अपनी बुनियादी समस्याओं से परेशान है, जिसका मूल जो है भ्रष्टाचार है। तो इन मूवियों से लोगों का बड़ा जुड़ाव हुआ करता था, लेकिन समय के साथ देख रहे कि अभी इन मूवियों का उतना शायद उतना खासा महत्व रहा नहीं, या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का लेवल इस कदर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा या किसी पर्टिकुलर उद्योगपति की बात नहीं कर रहा या किसी संस्था की बात नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि एक व्यवस्था बन चुकी है हमारे देश में, जिसको लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि ये व्यवस्था कभी हिल ही नहीं सकती, ऐसी ही रहेगी, इसके लोग आदी हो चुके हैं। इसलिए हर नए इलेक्शन में भ्रष्टाचार का एक नया चेहरा गढ़ा जाता है। क्या ये जो वोट चोर गड्डी चोर है, वो भी एक नया वो चेहरा है जो गढ़ने की कोशिश हो रही है, ताकि जनता को एक बार फिर से जनता के सामने भ्रष्टाचार को प्रासंगिक बनाया जा सके? बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत सही मुद्दे को आपने समझा, बहुत सरल तरीके से आप समझा रहे हैं। सच है, और आम आदमी अब इतना ज्यादा उब चुका है, भ्रष्टाचार जो है वो रग रग में वाकिफ हो गया है। अब एक तरीके से इसको लोकाचार जैसा मान लीजिए, इसके बिना आप कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। सिस्टम में, राजनीति में, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला, और कहीं ना कहीं जो मुद्दे उछल रहे हैं आज, इन सब की जड़ जो है वो भ्रष्टाचार पे ही आके आपको समाप्त होती नजर आएगी। चाहे आप किसी भी सिरे से पकड़िए, कहानी वहीं जाके खत्म। लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि ये राजनेता जो है वो तमाम हल्ला करेंगे, तमाम वाद विवाद करेंगे, लेकिन वो मूल विषय पे चर्चा करना ही नहीं चाहते। जो बेसिक समस्याएं हैं उसके तरफ किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक बहुत तेजी से हम कहते हैं कि बातें अच्छी हो रही है, हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, लेकिन मूल आम आदमी को क्या चाहिए? आज क्या होती है चीजें, विकास के मापदंड क्या होते हैं, आम आदमी के जीवन स्तर की क्या बात होती है, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं जो है वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं, ये इन चीजों की तरफ किसी का कोई नजरिया ही नहीं है। आप दावे तो किसी भी समस्या को लेके अगर इंटीग्रेट करके आप बता दें कि ये तो पूरे का पूरा मामला सुलझ चुका है, लंगर लगा दिया आपने खाना खाने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल परिवार के लिए आपने क्या किया, उसके लिए खाने की क्या व्यवस्था है, ये सवाल ये उठता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भटकाव है और जो बहाने बना बना के पैतरेबाजी चल रही है, अब वोट चोर का भी मसला, ये कोई नई चीज नहीं है। आप भी इतने वर्षों से आपने देखा है, आप स्टडी करिएगा तो जो बैलेट बॉक्स में चुनाव होते थे तब भी यही कहानियां होती थी कि कोई किसी के बदले वोट देके चले गया, जहां वोटर नहीं है वहां जरूरत से ज्यादा वोटर आ गए, कहीं कुछ है। मतलब ये कहानी कभी खत्म होती ही नहीं। और अब चाहे आप नए इक्विपमेंट का सहारा ले लीजिए, नई तकनीक का सहारा ले लीजिए, आम जनता को हमेशा भरमाया ही जाएगा। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो वोट देते हैं, वो पूरी संजीदगी से वोट देते हैं। समाज में आप देखिएगा जनतांत्रिक अधिकारों के लिए सचेत लोग सुबह से उठ के, जब वो आपको मैं बता रहा हूँ कि मतदान केंद्र खुला नहीं रहता, उसका काम शुरू नहीं हुआ रहता, लोग वहां पर जो प्रबुद्ध जन होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों की भावनाओं को आप किसी न किसी तरीके से जब वोट चोरी जैसे जुमले का प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है बुरी तरीके से आहत करते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है और उन मूल विषय पे आदमी को सोचना है। और इसी तरीके से उन्होंने जिनको वोट किया है, जिनको सत्ता सौंपी है, उनको भी समझना होगा, और जो आज लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका में है उनको भी बहुत गंभीरता से इस चीज को सोचना चाहिए। सिर्फ मुद्दा बना के आप किसी चीज को बहका नहीं सकते। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अगर मैं आपको बात करूं कि ये सारे जो प्रोग्राम है इसके पीछे चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि संगठन को ताकत देना, कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार करना और इस भीड़ को नियंत्रित करना ताकि लोग एक तरीके से उनसे जुड़े रहें, इधर उधर नहीं भटके। ये मूल विषय है। लेकिन बहाने तो चाहिए ही कि हम किस तरीके से लोगों को संगठित करें। तो
ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। लोग धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं और लोगों के अंदर धीरे धीरे उबाल आ रहे हैं। जी। लेकिन अंगन जी, ये जो अगर वोट चोरी का मामला अगर मान लीजिए 20% भी सच निकला तो ये कितनी बड़ी भयावह त्रासदी है इस देश के लिए, क्योंकि ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से छल है। क्योंकि अब SIR को लेकर भी देखें, चलिए तमाम तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में देखने वाली बात है कि सुनवाई के बीच में कितनी तब्दीलियां हुई। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको 11 डॉक्यूमेंट के साथ 12वां आधार कार्ड को भी मान्य करना होगा। जो ऑफलाइन फॉर्म की मैंडेटरी चीज करके रखी तो ने बोला नहीं, आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की इसके साथ कि अगर इस प्रक्रिया में धांधली पाई जाती है तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पूरे देश में, क्योंकि कहा गया है कि SIR होगा तो ये फैसला भी पूरे देश पर एक रूपता से लागू होगा। तो ये जो टिप्पणियां आ रही हैं ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि इलेक्शन कमीशन जैसी इतनी गंभीर, इतनी महत्वपूर्ण संस्था, स्वायत्त संस्था जो इतना बड़ा इंटेंसिव रिवीजन कर रही है, अगर उसमें इतने कम समय में सुनवाई में इतनी गफलतें अगर निकल आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है? देखिए, जल्दबाजी की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब जाके तब सवेरा, जब इन चीजों को पाया गया है तब जाके इस पे काम शुरू हुआ है। और इसके लिए कोई एक संस्था ही जिम्मेदार नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम लोग जिम्मेदार हैं, जिनके अपने अपने इसमें निहित स्वार्थ जुड़े हुए थे। आप देखिए ये क्यों बदल रहा है, परिदृश्य क्यों बदल रहा है, वोटर्स की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है उस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं ये स्वार्थ के लिए है ना, कि अपने वोटर्स बढ़ाना है, इसलिए नंबर आप लोगों को जोड़ देना है, मतदाता सूची का विस्तार कर देना है। तो ये इसमें गफलत तो होनी ही होनी है। जब आप गलत तरीके से किसी क्षेत्र में लोगों की आबादी के साथ खेलते हैं, वोटर लिस्ट के साथ खेलते हैं, तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक संस्था जिम्मेदार नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। इसमें सारे लोग धीरे धीरे जब जांच पूरी होती चली जाएगी तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े रोचक आएंगे। लेकिन ये बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर इन सब चीजों पे नकेल नहीं कसी गई तो आगे चल के स्थिति और भयावह होगी, और फिर लोकतंत्र रह कहाँ जाएगा जब इस तरीके से गलत तरीके को उपयोग किया जाएगा, तो फिर इसके मायने नहीं है चुनाव के। निश्चित रूप से। खैर, अब इलेक्शन में तो अभी खैर 3 साल बचे हुए हैं, लेकिन अभी से कई तरह के अभियान चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 16 से लेकर 18 सितंबर तक ये पदयात्रा चल रही है। सभी के अलग अलग तर्क है कि कांग्रेस की इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है, विपक्ष के अपने तर्क हैं, जो कांग्रेस अपने ये पदयात्रा निकाल रही है उनके अपने मुद्दे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि जनता इन मुद्दों को कितना तरजीह देती है, उसे कितना सही मानती है और इसका कितना समर्थन करती है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।